स्वागत है आपका स्केचेस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस की, जैसे प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है, और हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके साथ डिस्कस की जो आर्टिकल 360 के तहत लगता है। वो हमने आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नेशनल इमरजेंसी पे रहेगा। हम इसकी इंट्रो देखेंगे, कैसे इसकी घोषणा की जाती है और इसको ख़त्म कैसे किया जाता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके रिपरकशंस कैसे क्या होते हैं। रेमिफिकेशन और रिपरकशंस लगभग सिनोनिम्स होते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करें। इसका प्रभाव क्या पड़ता है किसी स्टेट पर, तो इसके हम रेपरकशंस भी देखेंगे। पहले तो हम इंट्रो पढ़ेंगे, हम थोड़ा तीनों इमरजेंसी के बारे में थोड़ा वो पढ़ेंगे, इनकी इंट्रोडक्शन। इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए हैं, और ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है। और ये प्रोविजंस क्या करते हैं, ये प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को सहायता करते हैं कि अगर कोई असाधारण स्थिति पैदा हो जाती है, असाधारण एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको कैसे इफेक्टिवली कैसे डील करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे कोई आर्म्ड रिबेलियन आ गया, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो रही है, तो इन सभी को डील करने के लिए क्या प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। और ये इमरजेंसी जो होती हैं तीनों प्रकार की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करती हैं कि ये सभी स्थिति को, अबनॉर्मल सिचुएशंस को इफेक्टिवली डील करने के लिए आपको ये सहायता करती हैं। ये इमरजेंसीज होती हैं। जैसे एक इमरजेंसी के टाइम क्या हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। और जो जैसे हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, तो फेडरल स्ट्रक्चर हो जाता है। जो इमरजेंसी के ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है हमारे कंट्री का, उसको एक यूनिटरी वन हो जाता है। कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में नहीं रहता और वो एक यूनिटरी बन जाता है, एक देश बन के रह जाता है, और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावर होती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लाना चाहते हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट की घोषणा पे ही इमरजेंसी लगा दी जाएगी। हम देखेंगे, अब हम इंट्रो की बात करेंगे। अब हम नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत लगती है उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 352 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब इंडिया की सिक्योरिटी को या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी को खतरा है। वो ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो सकता है, बाहर भी हो सकती है, और आर्म्ड रिबेलियन भी हो सकता है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत लगाई जाती है तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और जब नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे लगाई जाती है तो इसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। और जब ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है, ये पूरे देश में भी लग सकती है, पूरे देश जितना पूरे इंडिया का उस पूरे देश में भी लग सकती है, और उस देश के किसी पार्ट में भी लग सकती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी रीजन में भी लग सकती है। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस थर्ड ग्राउंड होगी जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। बट ये बात देखो, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस तो किन्हीं भी कारणों से क्रिएट हो सकती है। तो ये जो कॉनोटेशन थी इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली, इसको आर्म्ड रिबेलियन से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। मतलब अब अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा, अगर आर्मी रिबेल करेगी, इन दैट केस ही हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस के, तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जो कॉनोटेशन है उसमें तो बहुत चीज़ें आती हैं। तो जो अमेंडमेंट 44 हुआ था 1978 में, उसने कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड नहीं होगा। हाँ, आर्म्ड रिबेलियन होता है, अगर आर्मी रिबेल करती है तो इन दैट केस आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। फिर प्रोक्लेमेशन, इसकी घोषणा कैसे होती है। प्रेसिडेंट इसकी घोषणा करता है नेशनल इमरजेंसी की। हाँ, कब करता है, जब कैबिनेट उसको रिकमेंडेशंस भेजता है। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है पार्लियामेंट की, वो जब उसको रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को भेजता है, तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है।
और नेशनल इमरजेंसी जिस दिन लग जाती है उसके 1 मंथ के बाद, जैसे आज लगी, आज के 1 मंथ बाद नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट का अप्रूवल, दोनों हाउसेस का अप्रूवल मिलना चाहिए। हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी की थी, हमने प्रेसिडेंट रूल किया, तो उसमें क्या था, जिस दिन लगती है उसके 2 मंथ बाद। बट इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी के केस में जिस दिन लगती है उसके 1 मंथ के बीच नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अप्रूवल मिलना चाहिए। और अगर ये अप्रूव्ड हो जाती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस द्वारा, तो ये इमरजेंसी 6 मंथ तक रहती है। और 6 मंथ तक ये इमरजेंसी तो रहेगी ही रहेगी, पर हर 6 मंथ बाद आप पार्लियामेंट का अप्रूवल लेकर इसको एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप चला सकते हो। हमने देखा था कि जब प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम 3 साल के लिए चलेगा, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी उसमें हमने देखा था कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगी। हाँ, जो नेशनल इमरजेंसी है ये भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलाई जा सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा, बट आपको हर 6 मंथ बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, अब जो इसका रेजोल्यूशन होगा, अगर आप अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, जहां आप नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसमें सिंपल मेजॉरिटी से लिया जा रहा था अप्रूवल पार्लियामेंट का, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी से लिया जा रहा था। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी? स्पेशल मेजॉरिटी में पहली बात तो ये होगी कि जितने भी उस हाउस के, जैसे लोकसभा में मान लो 240 है, ठीक है, तो लोकसभा की लोकसभा में 545 है, वैसे तो हम मानते हैं 540 है, 540 और 250 और 20 270 271 का अप्रूवल होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आप देखो 540 के 540 तो लोकसभा में आएंगे नहीं, तो मान लेते हैं कि वहां पे 300 आते हैं और वोट डालते हैं, 300 आके अपनी वोट डालते हैं, तो उसमें 2/3 का होगा। ठीक है, लगभग 66% 300 में से अगर वोट डालेंगे तो उस केस में ही ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आप समझ चुके होंगे कि टोटल मेंबरशिप का तो मेजॉरिटी में होगा 51%, और जितने प्रेजेंट हुए हैं उनका 67% वहां पे वोटिंग के लिए मौजूद होना चाहिए और उनको वोट डालनी चाहिए, तभी हम नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं, जहां उसकी कंटिन्यूशन कर सकते हैं। अब देखो इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर रिवोक का मतलब होता है इसको हटाया कैसे जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को, इसकी घोषणा जो करेगा प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, एक सब्सीक्वेंट प्रोक्लेमेशन अपना प्रेसिडेंट देगा कि आपसे नेशनल इमरजेंसी खत्म है, हमारे देश में कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है। और इस प्रोक्लेमेशन के लिए, इस घोषणा के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑन द अदर हैंड, अगर प्रेसिडेंट ने घोषणा नहीं की है और अगर लोकसभा के 1/10 जो मेंबर हैं, 1/10 जो 10% जो लोकसभा के मेंबर हैं, जैसे लगभग 54 बनेगा हमारे लोकसभा के मेंबर्स का, अगर वो कहते हैं तो भी नेशनल इमरजेंसी हटाई जानी चाहिए, खत्म की जानी चाहिए, तो वो 10% एक रेजोल्यूशन भी लेके आ सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे स्टेट पे या देश पे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो जहाँ पे लगी है, सपोज करो अब किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है, तो जो जहाँ पूरे देश में भी लगी हुई है वो भी अब आप ध्यान रखना चाहेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट से उनका कंप्लीट कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि वहाँ का जो लेजिस्लेचर होता है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। हमने देखा था प्रेसिडेंट रूल के केस में कि प्रेसिडेंट वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनको सस्पेंड या डिसॉल्व कर देता है। बट इन दैट केस वहाँ की लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनको डिसॉल्व नहीं किया जाता है। पर हाँ, मोर पावर, ओवरराइडिंग पावर सेंटर के पास होती है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो जो स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट मेंशन किए होते हैं उन पे भी कोई रूल रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है,
हाँ, ये बात आप ध्यान रखना कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर की पावर होती है, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। बट जो पार्लियामेंट होती है उसके पास ओवर राइडिंग पावर होती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट में भी जहाँ उनके कोई स्टेट के कोई स्टेट का उनका कोई कंसर्न है उस पर पार्लियामेंट की ज़्यादा चलेगी वहाँ पे, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, जैसे हमें पता है कि हम ऊपर से सेंटर से स्टेट को फंड आते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज को वो मॉडिफाई कर सकता है। वो आने वाले फंड को कैंसिल भी कर सकता है जो स्टेट्स के लिए आ रहा है सेंटर की तरफ से, और उनको कैंसिल भी कर सकता है और उनको कम भी कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास होगी नेशनल इमरजेंसी के टाइम। और क्या होगा, जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो अपने लोकसभा का नॉर्मल जो टर्म होती है लोकसभा भी आप सबको पता है कि 5 साल होती है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। जैसे 5 साल लोकसभा चलेगी और नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उसको एक टाइम के लिए 6 साल के लिए भी उसको बढ़ाया जा सकता है। हाँ, 6 साल के लिए तो बढ़ाया जा सकता है, पर उसको 1 साल के लिए बढ़ा के 6 कर दिया और उसको फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर हर साल फिर आगे बढ़ा लेंगे, 6 से 7 कर लेंगे, 7 से 8 कर लेंगे, इस तरह फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम इसको बढ़ाया जा सकता है। बट ये जो एक्सटेंशन दी जा रही है लोकसभा के टेन्योर को, जब एमरजेंसी खत्म हो जाएगी, जिस दिन से एमरजेंसी खत्म हो जाएगी वहां से 6 महीने तक ही चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। ये बात अपने यहाँ पे ध्यान रखनी। इसी केस में जो पार्लियामेंट होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव या जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, उनके जो नॉर्मल टेन्योर को एक बार 1 साल के लिए बढ़ा सकती है और फर्दर वो एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए बढ़ा सकती है। पर उसके वहां पे भी वही कंडीशन रहेगी कि अगर नेशनल इमरजेंसी हट चुकी है तो यहां से सिर्फ 6 मंथ के लिए ही इस टर्म को एक्सटेंड किया जाता है, उस 6 मंथ से ज्यादा इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये बात दोनों केसेस में आप ध्यान रखना, लोकसभा के टेन्योर को भी बढ़ाया जा सकता है, हाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर को भी बढ़ाया जा सकता है, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम बढ़ाया जा सकता है। बट जब इमरजेंसी हट जाएगी तो उसके बाद इसको जिस दिन इमरजेंसी हटी है उसके बाद 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ा सकती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे जो 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिंग यूनियंस, फ्रीडम ऑफ रनिंग ए प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ मेकिंग एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ कमिंग टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज। ये कई 6 तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 9 में दिए गए हैं, ये सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के तहत। हाँ, उनके लिए क्या जरूरी होगा कि अगर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वार या एक्सटर्नल एग्रेशन लगी है तो उसी केस में हम इसमें ये जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत दे सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आर्म्ड रिबेलियन चला है, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो इन दैट केस हम आर्टिकल 19 में ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं इनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तभी ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के तहत हम जो दिए गए हैं इनको सस्पेंड कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट कभी भी कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। देखो सभी फंडामेंटल राइट्स आपके पार्लियामेंट द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं, बट आर्टिकल्स 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जाएंगे चाहे कोई भी वहां पे इमरजेंसी लगी हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। आर्टिकल 20 में तो होता है कि आपको कोई ऑफेंस आप पे लगा हुआ है, कोई आपको दोषी ठहराया जा रहा है और आपको जो सजा है, जिस टाइम तो आपने कोई आर्टिकल 20 की बात करें, जिस टाइम तो आपने कोई क्राइम कमिट किया था तब तो उसकी सजा कम थी, बट अब उसके लिए सजा ज्यादा हो रही है तो आपको सजा जो आप दोबारा जो नई सजा है उसके तहत दी जा रही है। तो ऐसा कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है, आपको सजा उसी टाइम की मिलेगी जिस टाइम पे आपने कोई क्राइम कमिट किया था। ये आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी वगैरह के बारे में दे रखा है। तो अगर
जो प्रेसिडेंट होगा पर्सनल लिबर्टी वाला, और ये ऑफेंसेस वाला जो फंडामेंटल राइट है कि हम किसी कोर्ट में मूव कर सकते हैं अगर हमारे पे ज़्यादा कोई सज़ा हमें दी जा रही है, जब ज़्यादा हमारे साथ कोई अत्याचार किया जा रहा है अथॉरिटी द्वारा, तो ये वाले फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंट नहीं सस्पेंड कर सकता है। अब तक जो इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। एक तो 1962 में लगी थी जब चाइना के साथ हमारी वार हो रही थी, एक 1971 में लगी थी जो हमारा पाकिस्तान के साथ वार हो रही थी, और एक 1975 में लगी थी जो इंदिरा गांधी के टाइम लगी थी। इंदिरा गांधी ने ये नेशनल इमरजेंसी लाई थी। आपको ये बात ध्यान रखनी, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेस पे लगी थी। तभी आने वाले टाइम में हमने अमेंडमेंट करके उसको आर्म्ड रिबेलियन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने कहा था अगर आर्म्ड रिबेलियन होगी तभी आप कोई नेशनल इमरजेंसी देश में लगा सकते हो, जहाँ कोई वार होगी, जहाँ कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता, आप इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे नहीं लगा सकोगे। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे अगर आप लगाओगे तो उसका पॉलिटिकली मिसयूज किया जा सकता है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को हटा दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे आज के टाइम में हमारे देश में ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, फिलहाल ये 3 बार ही लगी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हम आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम, उस टाइम हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये हमने डिस्कस किया नेशनल इमरजेंसी के बारे में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।